Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasoolil Kareem. First of all, I am honored and I have special privilege that कानूनदान has invited me for this occasion. और मैं सलमान मान साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ चूँकि वो कानूनदान ही इस टीचिंग पे इतना अच्छा काम कर रहा है जिसने हमें टेम्प्टेड किया, फैंटसाइज़ किया कि हम भी आपके साथ अपना जो नॉलेज है वो शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज के बारे में बहुत कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इसकी रेमेडी क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है और इसके बाद क्या अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज़ के ख़िलाफ़ हुक्म है वो अल्टीमेटली उसको उससे टर्मिनेट कर देती है या नहीं कर देती। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये बेसिक लॉ है कि जो इनोसेंट हैं अगर 10 गुनहगार वो लेट ऑफ हो जाएं लेकिन कोई बेगुनाह सज़ा ना हो, कीपिंग इन व्यू दिस के ये डिस्चार्ज भी जैसे ट्रायल में है, बाकी चीज़ों में है, डिस्चार्ज भी एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जो एग्नी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कानून ने उसको इसमें दाखिल किया और एक मुल्ज़िम को इससे अगर वो उसके ख़िलाफ़ एविडेंस सफिशेंट नहीं है, डेफिशिएंट एविडेंस है या वो बेगुनाह है, वो अपनी कोई ना कोई ऐसा सबूत पेश कर सकता है कि जिसमें उसको गिरफ़्तार किया गया है तो उसको रिलीज़ करने का प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है। इस पे 3-4 सेक्शंस हैं डिस्चार्ज पे। एज सच डिस्चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज बेसिकली लॉ में 63 CRPC, 173 CRPC और रिलीज़ ऑफ अक्यूज 169 CRPC है। अब अगर मुल्ज़िम कोई गिरफ़्तार होता है, हम इससे लेते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई पुलिस 24 घंटे अपने पास रखने के बाद मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करती है और उसके ख़िलाफ़ वो सस्पेक्ट है, क्रिमिनल है, उसका कोई अक्यूज़ है, सिंपल है और उसके ख़िलाफ़ एविडेंस सफिशेंट नहीं है, क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, तो उसको पुलिस 169 के तहत मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किए बगैर ही वहीं पे रिलीज़ कर सकती है। ये रिलीज़ ऑफ अक्यूज़ है, वो बेल बांड भी ले सकती है, बेल के बगैर भी रिलीज़ कर सकती है। सेकंड ये है कि अगर 24 आवर के बाद गिरफ़्तार करके वो फाजिल इलाका मजिस्ट्रेट से जो भी उनका रेलिवेंट है मजिस्ट्रेट से वो रिमांड हासिल करेंगी। अगर रिमांड हासिल कर लेते हैं, 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है और ड्यूरिंग रिमांड वो ये समझते हैं कि एविडेंस सफिशेंट नहीं है और सस्पेक्ट जो है ये इसमें मुलविस नहीं है और क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे उसको फॉरवर्ड करें मजिस्ट्रेट के रूबरू, तो वो ख़ुद भी उसको वहाँ पे दोबारा बेल बांड लेके रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन ये पाई जाती है कि 63 में अगर मजिस्ट्रेट से रिमांड ले लिया जाए तो क्या पुलिस ख़ुद उसको रिलीज़ कर सकती है या फिर मजिस्ट्रेट से ही डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। 63 में पहला पार्ट है कि पुलिस हिमसेल्फ कैन रिलीज़ आफ्टर टेकिंग बेल बांड और विदाउट शोटीज, कि उन्हें बाउंड कर दें कि आप चालान के वक्त अदालत में आएँ और इसके बाद मजिस्ट्रेट भी रिलीज़ कर सकता है। लेकिन पुलिस को ये इख्तियार है, ये ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज करे। सेकंड स्टेज इसकी जो है वो आती है जब चालान पुलिस सबमिट करती है 173 सब सेक्शन 3। उस वक्त मजिस्ट्रेट जो है वो देखते हैं फाजिल अदालत ये एविडेंस जो अवेलेबल है उसको एग्जामिन करते हैं, प्रिमा फेसी देखते हैं, रीज़नेबल ग्राउंड्स देखते हैं। रीज़नेबल ग्राउंड्स क्या हैं? जो आम हालात में हम समझते हैं कि जो एक प्रूडेंट माइंड जिसको ये लगता है कि ये ऑफेंस इसने नहीं किया और इसके ख़िलाफ़ सफिशेंट एविडेंस नहीं है, तो वो 173 सब सेक्शन 3 के तहत भी उसको डिस्चार्ज फरमा देते हैं। अब ये डिस्चार्ज का लीगल स्टेटस क्या होगा? देखना ये है कि एक मुल्ज़िम को डिस्चार्ज तो कर दिया गया है, आया दोबारा उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, उसको समन किया जा सकता है। तो एक कंसेप्ट ये भी पाया जाता है कि डिस्चार्ज होने के बाद वो टू सम एक्सटेंट ही हैज़ बिन एक्विटेड। तो ये नोशन जो है ये ऐसा कानून में नहीं है। कानून में ये है कि अगर पुलिस ने उसको डिस्चार्ज किया है, सब्सिक्वेंटली अगर इन्वेस्टिगेशन चेंज होती है और उसके ख़िलाफ़ एविडेंस आ जाती है तो पुलिस उसको दोबारा विद द परमिशन ऑफ कोर्ट अरेस्ट भी कर सकती है, शामिल तफ्तीश भी कर सकती है और उसके बाद आफ्टर कलेक्शन ऑफ एविडेंस एक चालान दोबारा भेज सकती है। सेकंड, अगर फ़र्ज़ कर ले कि केस ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट ने 190 के तहत कॉग्निजेंस हासिल किया, कॉग्निजेंस हासिल करने के बाद वो समझता है कि ये ट्रायबल बाई सेशन जज है, तो यहाँ कन्फ्यूजन ये होती है कि ये सेशन ट्रायल है या किसी और अदालत का स्पेशल कोर्ट का ट्रायल है, तो आप इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो वहाँ अगर स्पेशल कोर्ट का है
और स्पेशल कोर्ट ही बतौर मजिस्ट्रल काम कर रही है, तो वो तो रिमांड भी वो स्पेशल कोर्ट ही देती है, चालान भी वही सबमिट होता है, वो प्रोसीजर स्पेशली प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर ये सेशन ट्रायल हो, इवन मर्डर केस हो, रेप के केसेस हों, डकैती जो भी केसेस हों, पहले मजिस्ट्रेट साहब के पास आते हैं, वो चालान उनके पास आता है। मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग रिमांड भी और आफ्टर रिमांड भी जब चालान आता है, वो समझते हैं कि इसके पास खिलाफ सफिशिएंट नहीं एविडेंस नहीं है, तो वो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो पेश कर दे चालान ट्रायल कोर्ट के रूबरू, ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकती है, सेशन कोर्ट भी हो सकती है, जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट फंक्शस ऑफिशियो हो जाता है, वो दोबारा उसको फिर डिस्चार्ज नहीं कर सकता। ये उसकी एक स्टेज हो गई। अब फ़र्ज कर लें कि डिस्चार्ज हो गया मुलजिम और उसको अदालत में डिस्चार्ज करने के बाद अदालत ने कॉग्निजेंस लेके चार्ज फ्रेम करना है। वो चार्ज फ्रेम करने से पहले भी अदालत समझती है कि इसके खिलाफ एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, चूँकि चार्ज पढ़ के सुनाया जाता है। एक स्टेज तो है कि चार्ज अगर फ्रेम कर लिया जाए तो उसके बाद आती है 249A, सेशन कोर्ट में 265K। तो उस चार्ज फ्रेम होने से पहले पहले ट्रायल कोर्ट भी उसको डिस्चार्ज फरमा सकती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर डिस्चार्ज कर दिया है तो उस अदालत ने तो आया दोबारा वो उसको तलब करेगी। हाँ, अगर अदालत समझती है कि इसके खिलाफ फिर सफिशिएंट एविडेंस आ गई है, कंप्लेनेंट ने एविडेंस दे दी है, गवाहान ने एविडेंस दे दी है, तो फिर समनिंग का प्रोसेस हो सकता है, दोबारा अदालत उसको समन कर सकती है। तो अदालत समन के सेक्शन के तहत करेगी 204 के तहत, 204 के तहत अदालत उसको दोबारा समन करेगी। समन करने के बाद उस पर भी चार्ज फ्रेम करेगी और चार्ज फ्रेम करने के बाद उसको बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। तो वी आर टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज की सूरत हाल ये है कि पुलिस भी कर सकती है, रिलीज़ है फॉर द टाइम बीइंग फ्राम द एग्नी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फ्राम द एग्नी ऑफ अरेस्ट, जो उसका फंडामेंटल राइट है कि उसमें अगर उसके खिलाफ एविडेंस नहीं है तो वो फॉर द टाइम बीइंग रिलीज़ है। अब देखना ये है कि अगर रिलीज़ हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसकी रेमेडीज़ क्या है। उसके अगेंस्ट ये भी एक कन्फ्यूजन होती है बाज़ औक़ात कि उसके खिलाफ रेवियन लाई करेगी या उसके खिलाफ रिट लाई करेगी। ये मजिस्ट्रेट की डुअल क्राउन है, उसका एक जुडिशल आर्डर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है। ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है, डिस्चार्ज करना 63 के तहत, 173 सब सेक्शन 3 के तहत जो डिस्चार्ज आर्डर है सारे ये एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर है। और एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर के ख़िलाफ़ रवियन लाई नहीं करेगी, रिट लाई करेगी अदालत आलिया में। 199 के तहत रिट लाई करेगी और फिर अदालत आलिया उसको एग्ज़ामिन करेगी। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं कि बेशुमार इस पे ला है। इस पे एक मार्वेलियस अथॉरिटी रिसर्च वर्क किया था आसिफ सईद खोसा साहब ने 2001 PLD पे 271 आशिक हुसैन वर्सेस सेशन जज लोधरा। उस पे इन्होंने जितनी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी थी, कुछ पर इनकरम थी कि कुछ अदालतों के सामने नहीं आई थी तो उन्होंने वर्डिक्ट और दिए थे, कुछ अदालतों के सामने आई थी तो और दिए थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की सब अथॉरिटीज़ का एक मुकम्मल तौर पे जो कन्फ्लिक्टिंग व्यू था उस पे एक जजमेंट दे दी। उन्होंने जजमेंट दी कि ये इसका डिस्चार्ज का जो पहलू है सारे उसके लीगल एस्पेक्ट उसमें कवर किए और कवर करने के बाद उन्होंने एक गाइडलाइंस फराहम की। गाइडलाइंस उन्होंने वो दी और उसमें उस वक्त मुल्तान बेंच में थे रजिस्ट्रार मुल्तान हाई कोर्ट को ये आर्डर किया गया कि ये सारी गाइडलाइंस पूरी जुडिशरी में तकसीम करें और पुलिस की हिरारची में भी दें ताकि ये इसको फॉलो कर सकें। वो गाइडलाइन जो हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि उनकी नज़र के बाद मैं समझता हूँ कि जो डिस्चार्ज का एक कंसेप्ट है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ये था कि डिस्चार्ज करेगा कब, एक एक करके है। कंसेप्ट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो उन्होंने ये होल्ड फरमाया कि ये फॉर द टाइम बीइंग रिलीज़ ऑफ कस्टडी है, ये इक्विटल नहीं है, नथिंग एल्स। इसका पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ट्रायल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रायल भी हो सकेगा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर सकेगी। सेकंड ये था कि अगर सेकंड इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस अगर चाहती है कि हमें ये मुलज़िम चाहिए, रिमांड में चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में कलेक्शन एविडेंस होती है, तो पुलिस विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उसको गिरफ़्तार भी कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन भी अभी नहीं रुकी। सेकंड ये था कि इन्वेस्टिगेशन के बाद समनिंग ऑफ अक्यूज़, तो उन्होंने कहा कि उसका भी अदालत के ट्रायल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अदालत समन करेगी,
204 के तहत, और वो उसका मुकम्मल तौर पे ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद उसका जो स्टेटस है वो आएगा। थर्ड ये है कि जो हुक है मुलज़िम के अगेंस्ट इन द शेप ऑफ ट्रायल और इन द शेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो उसी तरह रहती है विदाउट इक्विटल के वो रिलीज़ है फॉर द टाइम बीइंग। इससे आगे उनका जो ये व्यू था कि ये 173 के तहत जो रिलीज़ है वो विदाउट बेड बॉन्ड है, 63 के तहत जो रिलीज़ है मजिस्ट्रेट करता है वो विद बॉन्ड है। अगला उनका ये व्यू था कि इसके ख़िलाफ़ कि ये रवियन नहीं लाई करेगी, ये डिस्चार्ज आर्डर के ख़िलाफ़ रेट लाई करेगी। इसके बाद उनका ये व्यू था जो उन्होंने ये रिसर्च करके की कि जो मुलज़िम है उसका मजिस्ट्रेट भी ट्रायल करने के बाद या ट्रायल शुरू होने के बाद और सेशन जज भी ट्रायल शुरू होने के बाद इसका डिस्चार्ज नहीं हो सकता। तो डिस्चार्ज और इक्वल ऑल टुगेदर बोथ आर डिफरेंट। इक्विटल में दोबारा रीट्रायल नहीं हो सकता, डिस्चार्ज में हर चीज़ हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, ट्रायल भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मार्वेलियस अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द लॉयर कि ये 2001 पेज 271 के इन्होंने इसमें मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज को कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एक मुलज़िम का राइट है, मुलज़िम जब नहीं मुलविस पाया जाता तो उस पर उन्होंने ये एक कन्फ्यूजन मुकम्मल तौर पे दूर कर दी और ये हमारे लिए एक गाइडलाइन है। तो मैं इन्हीं के साथ, चूँकि ये इतना ही टॉपिक है, तो मैं इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कानूनदान की टीम का, और नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करेंगे।